सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। पंजाब पुलिस के अभियान के दौरान अमृतपाल सिंह अपनी मर्सिडीज कार से जालंधर से शाहकोट पहुंचा था और वहां अपनी गाड़ी छोड़ ब्रेजा कार से सवार हुआ था। ब्रेजा कार में ही उसने अपने कपड़े बदले और पैंट शर्ट पहनकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया था। 2 मोटरसाइकिलों में 3 सहयोगी फरारी के दौरान उसके साथ थे। पुलिस ने ब्रेजा कार बरामद कर लिया है और अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। टोल बूथ से वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें निकलता हुआ यानी भागता हुआ अमृतपाल नजर आ रहा है। तो ये ताजा तस्वीरें, ताजा अपडेट जो हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। पहले अपनी मर्सिडीज कार से आया, फिर ब्रेजा में सवार हुआ, कपड़े उसमें बदले, पैंट शर्ट पहना और फिर अपने 3 सहयोगियों के साथ मोटरसाइकिल से निकल भागा। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, ये जो नई तस्वीरें आपने भेजी हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है टोल बूथ की, क्या कुछ और जानकारी है? और अगर आप फिर से दर्शकों के लिए बता पाएं वो पूरा टाइमलाइन, गाड़ी बदलने से लेकर मोटरसाइकिल पर भाग निकलने तक का पूरा टाइमलाइन। सबसे पहले देखिए, इन तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीरें जो हैं वो एक टोल बूथ से कैप्चर की गई हैं। हमारे सूत्र अभी नहीं उसकी लोकेशन नहीं बता रहे हैं किस टोल बूथ की हैं। इस टोल बूथ से अमृतपाल भागा, ये हाईवे पे भागा हुआ है और ये जब अपने घर से निकला जल्लूपुर खेड़ा को, पहले तो हम सारी ये क्लियर कर दें कि ये तस्वीरें 18 तारीख की हैं, शनिवार की हैं। जब पंजाब पुलिस इसका पीछा कर रही थी, तो ये आजकल की तस्वीरें नहीं है, शनिवार की तस्वीरें हैं जहां जब से ये अमृतपाल फरार है। जब ये जल्लूपुर खेड़ा से निकला अपने गांव से, उस वक्त इसके साथ में 2 इंडेवर कार, मर्सिडीज कार में खुद था और उसके साथ एक इसूजू कार भी मौजूद थी। तो 4 गाड़ियों का काफिला था। इसके बाद ये वहां से भागा और जब पंजाब पुलिस के पीछे लगी तो ये मोगा होते हुए महतपुर और शाहकोट की तरफ पहुंचा। पंजाब पुलिस पीछे लगी हुई थी। इसको लगा कि अगर ये मर्सिडीज कार पंजाब पुलिस ने चिन्हित कर लिया, अगर ये मर्सिडीज कार में बैठा रहेगा तो पकड़ा जाएगा। इसने एक अपने सहयोगी को फोन किया, इसका सहयोगी एक ब्रीजा कार लेकर के आया। ये उस ब्रीजा कार में बैठ गया। ब्रीजा कार में बैठने के बाद शारिक इसने अपने कपड़े बदले। ये एक चोला पहना रहता है जो रिलीजियस अटायर्स है सिखों का, उस चोले को उतारा उसने और एक पैंट शर्ट पहन ली और इसने अपने टर्बन भी बदली, जो पगड़ी पहनता है, जो पगड़ी का कपड़ा था वो भी बदला, ताकि बिल्कुल पहचान में ना आए कि ये अमृतपाल है, क्योंकि इसकी जो इमेज है, तस्वीर है, वो उसी रिलीजियस अटायर में है। तो इसने अपना भेष बदला और ब्रीजा कार से फरार हो गया। इसे पता था कि पंजाब पुलिस मर्सिडीज के पीछे जाएगी, तो इसे तुरंत ब्रेजा कार में बैठा और वहां से फरार हो गया। ब्रेजा कार से भी वो बहुत दूर तक नहीं गया, थोड़ी दूर तक ब्रेजा कार से गया और उसके बाद फिर वो 2 मोटरसाइकिलों में बैठ करके अपने 3 सहयोगियों के साथ फरार हो गया। अभी पंजाब पुलिस लगातार ढूंढ रही है। पंजाब पुलिस ने इस ब्रीजा कार को होशियारपुर से कल देर रात बरामद किया है, जिस ब्रीजा कार के मालिक को भी गिरफ्तार किया है और जो दूसरे 3 लोग हैं जिन्होंने अमृतपाल को भागने में मदद की, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो जिन 2 मोटरसाइकिल्स में भागा है अमृतपाल, ये भी इसके 2 शाहकोट में रहने वाले सहयोगियों के हैं। उनकी डिटेल्स अभी हमारे सूत्र नहीं बता रहे हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि लगातार वो दबिश दे रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। अमृतपाल जो कि अपने आप को रिलीजियस नेता बताता था, वो अपने आप को असली सिख कहता था, उसने वो सिखों का अटायर ही बदल लिया भागने के लिए, पैंट शर्ट पहन के भाग रहा है। उसने अपनी टर्बन भी बदल ली, टर्बन का रंग भी बदल लिया। सोचिए कि अमृतपाल जो तस्वीरों में ये कहता फिरता था कि आओ मुझे पकड़ लो, मैं गोली से नहीं डरता, मैं पहली गोली खाऊंगा, वो किस तरीके से भागता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेजा कार की तस्वीरें हैं, टोल बूथ की तस्वीरें हैं। ब्रेजा कार में आगे बैठा हुआ अमृतपाल नजर आ रहा है। उसके बाद ब्रेजा कार भी इसने छोड़ दी है और 2 मोटरसाइकिलों में सवार होकर के ये वहां से फरार हो गया। इसके साथ 3 इसके सहयोगी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसका चाचा पकड़ा गया है, चाचा के साथ उसका ड्राइवर भी पकड़ा गया है। सब पर एनएसए लगाया जा रहा है। अमृतपाल पर भी एनएसए लगा दिया गया है। जब भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। तो सीसीटीवी फुटेज है, ये 18 तारीख सैटरडे का है, जिस दिन अमृतपाल फरार हुआ। इसने अपनी मर्सिडीज गाड़ी छोड़ी और पुलिस को चकमा देने के लिए अपने सहयोगी की ब्रीजा कार में बैठा। इसने ब्रीजा कार में कपड़े बदल लिए, अपना जो धार्मिक ये चोला पहनता है वो चोला भी उतारा। इसने अपनी पगड़ी जिस रंग के कपड़े की थी वो पटका भी बदला और वहां से फरार हो गया। शारिक, सौरभ, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। जब यह ऑपरेशन प्लान किया गया होगा तो उसमें वक्त लिया गया होगा, पंजाब पुलिस और जो भी एजेंसियां इसमें शामिल होंगी। ऐसे में
जब ये सब कुछ प्री प्लान्ड था सरकार की तरफ से ये ऑपरेशन, उसके बाद भी अगर अमृतपाल सिंह 4 दिन तक नहीं पुलिस की गिरफ्त में है तो नाकामी तो कहेंगे इसे कि चूक कहां हुई। देखिए, पूरा ऑपरेशन नाकाम है ये नहीं कह सकते हैं कि अमृतपाल को तो पकड़ना था, लेकिन उसके पूरा जो अमृतपाल का प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसके जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे उनको भी खत्म करना था। वारिस पंजाब की कमर तोड़नी थी, वो सब कुछ कर लिया। अब अमृतपाल कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैला सकता, वो सिर्फ भाग सकता है, वो भाग रहा है और पकड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, ये कड़वा सच है कि पंजाब पुलिस इतनी तैयारी के बाद भी अमृतपाल को नहीं पकड़ पाई। लगभग 3 हफ्ते तैयारी करी, उसके बाद फिर उन्होंने ये क्रैकडाउन किया अमृतपाल के ऊपर। अमृतपाल भाग गया है। पंजाब पुलिस कह रही है कि काफी क्लोज हैं, वो 2 मोटरसाइकिलों में भागा है, 3 सहयोगी उसके साथ में। तमाम सीसीटीवी फुटेज आ गया है और पंजाब पुलिस का कहना है कि उसने अपना रिलीजियस अटायर छोड़ लिया है। आम आदमी की तरह दिखने के लिए, आम सिख की तरह दिखने के लिए उसने पैंट शर्ट पहना हुआ है और जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये कहना कि बहुत ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। अमृतपाल भागा हुआ है, उसके 120 सहयोगी पकड़े हैं, उसका चाचा पकड़ा गया है। और जो अमृतपाल जो प्रोपेगेंडा पंजाब में फैला रहा था, जो धार्मिक आधार पर यहाँ पर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो उन्माद अब और नहीं फैला सकेगा अमृतपाल को। उसे उस हालत में नहीं छोड़ रहा है, वो उसी हालत में है कि वो सर भाग सकता है, वो भाग रहा है। पंजाब पुलिस का कहना है उसको पकड़ लिया जाएगा। शुक्रिया सौरभ इस पूरे अपडेट के लिए आपका। तो इसी खबर पर बने हुए हैं हम लोग सवाल इंडिया का में। पंजाब पुलिस ने शनिवार सुबह 10 बजे एक बड़ा अभियान शुरू किया था, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। यह अभियान था उस अमृतपाल सिंह को गिरफ्त में लेने का जो डंके की चोट पर अलगाववाद से जुड़े बयान दे रहा था और खुद को खालिस्तानी समर्थक बताता था। अपनी नाजायज बातों पर तर्क गढ़ते हुए अमृतपाल सिंह ने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चेतावनी दी थी। लेकिन अभियान के चौथे दिन भी पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि 80,000 जवानों के होते हुए भी अमृतपाल सिंह कैसे फरार हो गया। कड़ी टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि आपके 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा यह पुलिस की खुफिया सूचना में चूक का मामला है। पंजाब पुलिस भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगातार मेगा सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि चौथे दिन भी अमृतपाल को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रही है। पुलिस का कहना है कि वह अमृतपाल के बेहद करीब पहुंच गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस इसके लिए लगातार छापेमारी और शहर में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस की दबिश की वजह से अब तक 116 अमृतपाल समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जालंधर में आज भी पंजाब पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर सीएम भगवंत मान ने कहा कि नफरती भाषण देने वाले और कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भगवंत मान की तारीफ करते हुए कहा कि इस मामले में उन्होंने शानदार काम किया है। पिछले 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। हमने जिस व्यवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आ रहा था सारा सिस्टम, जो हमें सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से, उसमें इतनी ज्यादा। अरविंद केजरीवाल सदन में बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। के अंदर एलजी को कोई ऑब्जेक्शन लगाने का अधिकार नहीं है। ही इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक मिनट मेरे को पूरा, मैं 1 मिनट पूरी कर लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन। चलो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ऑर्डर साफ साफ कहता है, संविधान का आर्टिकल 239AA4 साफ साफ कहता है दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो केवल ठप्पा लगाएंगे 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, बाकी सारी चीजों पे उनको बस ठप्पा लगाना है।
वो अपनी ऑब्जर्वेशन भी नहीं दे सकते, ऑब्जेक्शन भी नहीं दे सकते, वो फाइल पे कुछ नहीं लिख सकते। उनको फाइल पे लिखने का अधिकार नहीं है। अगर वो फाइल पे कुछ लिखते हैं तो वो संविधान के खिलाफ है। अगर वो फाइल पे लिखते हैं तो वो इस मंदिर का, ये जनतंत्र का जो मंदिर है, इसका अपमान है, इस पूरे हाउस का अपमान है। कुछ कहना है तो ये हाउस कहेगा। ये हाउस किस लिए बैठा है? ये जितने लोग हैं, चाहे ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी, इनको जनता ने चुन के भेजा। फिर ये किस लिए चुने गए हैं? अगर एलजी नहीं दिल्ली चलानी थी तो? अगर केंद्र सरकार के पास बजट भेजा गया, केंद्र सरकार को उसमें आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। ये प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि किसी राज्य का बजट केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। पर चला आ रहा है कई सालों से। जिस दिन इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, ये 2 मिनट ये प्रोविजन नहीं टिकने वाला कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार का बजट भेजा जा रहा है। पर एक परंपरा चली आ रही थी, कई सालों से चली आ रही थी, हम भी उस परंपरा को फॉलो कर रहे थे। आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी केंद्र सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन नहीं किया। पहली बार ये परंपरा जो है इसको तोड़ा गया। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के भेजे, ऑब्जर्वेशंस लगा के भेजे। वही अपने आप में असंवैधानिक था। लेकिन हमें लड़ना नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते, हम यहां लड़ने नहीं आए, हम काम करने आए हैं। 17 तारीख को उन्होंने भेजा, चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास भेजा। 3 दिन वो लेके बैठे रहे। अब सारा देश जानता है कि इन अधिकारियों के गर्दन जो है वो केंद्र सरकार और एलजी के अंडर में। रोज जिसको मर्जी सस्पेंड कर देते हैं। सारे डरे बैठे हैं, सारे डरे बैठे हैं अधिकारी। वो बेचारे क्या करें? तो ऊपर से आदेश आया एमएचए से कि भाई 3 दिन तक लेके बैठे रहो। सोमवार को 20 तारीख को 21 को बजट प्रेजेंट होना था। 20 तारीख को दिन में 2 बजे मंत्री को बताया जाता है जी एमएचए से कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं। तो इन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। फाइल जो है उसके संबंध में उसके बाद बार बार फोन कर रहा है मंत्री। फाइल उसके पास शाम को 6 बजे पुटअप की गई। उसके बाद अफरा तफरी के अंदर मंत्री ने नोट बनाया, जो भी ऑब्जर्वेशन थे। हमारे पास एक ऑप्शन था, हम लड़ लेते, कोर्ट चले जाते कि तुमने ऑब्जर्वेशन कैसे लिखे, हम तुम्हारा। पर मैंने मंत्री को कहा नहीं, हमें लड़ना नहीं है। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, 4 ऑब्जर्वेशन थे, चारों का हमने जवाब लिखा। कोई चेंज नहीं किया बजट में, सेम बजट। ईगो थी कि हमारा जवाब दो, दे दिया भाई साहब। आपके पैर छू लिए, उनके हाथ सामने हाथ जोड़ लिए, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिए। आज वापस आ गया, बजट अप्रूव हो गया। अहंकारी है। क्या मिल गया? एक मिनट सर, एक मिनट। आप ही की जिंदाबाद है सर, पूरी आप ही हो बस, तो बाकी तो हम तो ऐसे ही हैं। क्या मिला इससे? यही मिला जो ये भी कह रहे हैं जिंदाबाद। बस ये राजनीति है, अहंकार है। खुश हो गए भाई, केजरीवाल को झुका दिया। हाँ जी, हम तो हमेशा ही झुके हुए हैं। जनतंत्र में झुकना ही एक, जनता के सामने भी झुकना चाहिए, सबके सामने झुकना चाहिए। अहंकार सेटिस्फाई करने के अलावा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई कल ये मैं देख रहा था, टीवी चैनलों में चल रहा था कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एडवर्टाइजिंग का बजट कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। यही चल रहा था ना टीवी चैनलों में कि जी एडवर्टाइजिंग का बजट इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। उसमें बजट के अंदर 20,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे है। अब ये 520,000 से ज्यादा होता है, ये तो हमने नहीं सुना था। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। इसी मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है।
ठीक है, अच्छा है डॉक्टर। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं किसी का नाम, बैठ जाओ, मैंने किसी का, मैं तो ये कह रहा हूं जी, ये बता दो कि कहां लिखा है कि 500 की फिगर जो है वो 20,000 से ज्यादा होती है। ये तो कहीं नहीं लिखा। तो मैं कह रहा हूं भाई, जो पूरी की पूरी अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ वहां पे, ताकि वो कम से कम बजट पढ़ने की क्षमता तो रखते हो। पता नहीं किसको दे दिया आपने बजट। 500 करोड़ रुपए पिछली साल रखा था, 500 करोड़ रुपए इस साल रखा है, सेम है, सेम टू सेम है, कोई बढ़ाया नहीं हमने, एज इट इज बजट रखा है। कहते हैं कल से चला रखा है बजट, एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ा दिया, एडवर्टाइजिंग का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा, कहां कर दिया? कहीं नहीं करा। आज वो सेम टू सेम बजट हमने कोई चेंज करके नहीं भेजा, जो बजट में लिखा था उसी में से 4 लाइनें कोट कर करके भेज दी। आज एलजी साहब ने भी कल रात को 10:30 बजे लिख दिया अप्रूव्ड। यार ये क्या है यार, तो पहले ही अप्रूव कर देते, क्या जरूरत थी? वो कह रहे थे मेरे सामने झुको, मेरे पैर पकड़ो। आपके सामने झुका ऐसा, आप ही प्रभु हो, आप ही सब कुछ हो। मेरी आज इस मंच के, इस हाउस के माध्यम से अपील है, प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, हम काम करना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई हमारे बस की बात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। राजनीति में हम लड़ने के लिए नहीं आए, हमें राजनीति करनी नहीं आती। इस रोज रोज की लड़ाई से कुछ नहीं निकल रहा। जिस घर में लड़ाई होती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं, जिस राज्य में लड़ाई होती है वो राज्य बर्बाद हो जाते हैं, जिस देश में लड़ाई होती है वो देश बर्बाद हो जाते हैं। लड़ाई से किसी का कहां भला हुआ है? कभी भला हुआ है? सबसे बना के रखनी चाहिए, सब मिलजुल के काम करेंगे, तरक्की होगी। दिल्ली ने इतना, कल आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया, इतनी तरक्की की दिल्ली ने, देश का जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा आगे जाके तरक्की कर रही है दिल्ली। इतनी तरक्की कर रही है, इतनी तरक्की कर रही है। सोचो अगर ये रोज रोज के झगड़े नहीं होते तो 10 गुना तरक्की हो चुकी होती अभी तक जितनी तरक्की। हमारा डोर स्टेप डिलीवरी राशन करना चाहते थे हम, वो रोक दिया। किसका फायदा हुआ? जो राशन वाले चोरी करते थे, राशन माफिया था, उसका फायदा हुआ। जनता का फायदा तो नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ उसका? डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन करने का, रोकने का। दिल्ली के अंदर 17,000 लोगों को डेली हम योगा कराया करते थे। डेली 17,000 लोगों को दिल्ली सरकार फ्री में योगा कराती थी। प्रधानमंत्री जी ने कह के वो योगा क्लासेस बंद करा दी। किसका फायदा हुआ जी? किसी का तो फायदा नहीं हुआ। 17,000 लोगों ने अगर योगा करना बंद कर दिया, आज भी याद करते हैं, मेरे को मिलते हैं, आज भी याद करते हैं। किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। हम अपने टीचर्स को, दिल्ली का शिक्षा जो व्यवस्था है उसकी तारीफ पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल्स ने चमत्कार करके दिखाया है। 60,000 टीचर्स उन्होंने चमत्कार करके, उनको हम ट्रेनिंग करने के लिए विदेश भेजते हैं, फिनलैंड भेजते हैं। आपने उनकी फिनलैंड की ट्रेनिंग रोक दी। किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। गरीबों के बच्चे अच्छे पढ़ना चालू हुए थे, बड़े इतने 75 साल के बाद गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चालू हुई थी। क्या फायदा हुआ? टीचर्स की ट्रेनिंग रोकने से किसका फायदा हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो हमारे साथ यार? पिछले साल कई महीनों तक मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट की पेमेंट बंद करा दी, रेंट की पेमेंट बंद करा दी, बिजली के बिलों की पेमेंट बंद करा दी, दवाइयों की पेमेंट बंद करा दी। मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में कितने मरीज सफर किए, कितने मरीज सफर किए। किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। फरिश्ते स्कीम थी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हम फ्री में इलाज कराया करते थे। 13,000 से ज्यादा जान बचा चुके हैं उस स्कीम के अंदर हम लोग।
उस स्कीम की पेमेंट बंद करा दी। बताओ, उस स्कीम की पेमेंट बंद करा दी। मरते हुए आदमी को अगर हम जान देने की कोशिश कर रहे थे, उसकी पेमेंट बंद करा दी। किसका फायदा हुआ प्रधानमंत्री जी? अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बजट रोक दिया, मेयर के चुनाव बंद करा दिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं। एक छोटी सी दिल्ली चला रहे हैं, हमें अपनी दिल्ली चलाने दो। आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, पूरे देश के अंदर काम कर रहे हो। आप अपना काम करो ना, हमें अपना काम करने दो। उनको तकलीफ ही है कि दिल्ली में बार बार आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है। उनको तकलीफ ही है कि बार बार दिल्ली में बीजेपी क्यों हार रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली जीतना चाहते हो तो मैं आज आपको मंत्र देता हूं दिल्ली जीतने का। दिल्ली जीतने के लिए आपको दिल्ली के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। ये रोज रोज लड़ाई झगड़े करने से दिल्ली वाले आपको वोट नहीं देने वाले। मैंने अगर दिल्ली में 1000 स्कूल ठीक कर दिए, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप 1000 नए स्कूल बना दो, देखो लोग केजरीवाल को वोट देना बंद कर देंगे। मैंने दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, आप 5500 मोहल्ला क्लिनिक बना दो। लेकिन अगर आप केजरीवाल के 550 मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश करोगे, अगर आप हमारे स्कूलों को रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। हमसे लंबी लकीर खींचो, जो काम हमने किए उससे लंबी लकीर खींचो। आज इस पूरे सदन की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हमारे को लड़ाई करनी नहीं आती, हमको राजनीति करनी नहीं आती। हम आपसे मिलकर काम करना चाहते हैं, आपसे सहयोग चाहते हैं। हम बहुत छोटे हैं, जैसे परिवार में होता है। दिल्ली के लोग जो हैं आपके सामने छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा भाई रोज आके छोटे भाई को 2 थप्पड़ मारेगा, रोज आके उसको डांटेगा, तो छोटा भाई भी बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा। तो अगर आपको छोटे भाई का दिल जीतना है तो छोटे भाई का दिल जीतना पड़ेगा। छोटे भाई का दिल जीतना है तो छोटे भाई को प्यार करो, छोटे भाई के साथ चलो, तभी छोटा भाई आपका साथ देगा। मैं इस प्रस्ताव तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली विधानसभा के अंदर वो अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि आप बड़े भाई हैं, यानी प्रधानमंत्री को कहा मैं छोटा भाई हूं। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय के कहने पर जो अधिकारी थे वो उस नोट पर बैठे रहे जिसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कहा गया था बजट में। लेकिन साथ ही आरोप भी लगाया कि सिर्फ ये अहम की लड़ाई थी क्योंकि हमने उसमें कुछ भी नहीं बदला, फिर से वही बजट भेज दिया जो अब अप्रूव हो गया। जिस खबर से हमने शुरुआत की थी उस खबर पर वापस लौटते हैं। अमृतपाल सिंह की खबर, उससे जुड़ी कई अपडेट्स हम आपको दे चुके हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सवाल इंडिया का में हमारे 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं जिस पर वो ये रोशनी डालेंगे। शशिकांत हैं, पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के, और शिव इंद्र सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो पहले शिव इंद्र सिंह मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। शिविंद्र साहब, मेरा पहला सवाल तो यही था कि जो हो रहा है और जो हुआ वो हम सब जानते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अमृतपाल सिंह दुबई से लौटने के बाद इतने कम वक्त में इतना बड़ा कैसे हो गया? देखो, पहली बात तो यह है कि ये बात मैं और पंजाब के बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं कि वो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज एक्शन किया गया, आप देखिए कि ये पहले भी सक्रिय था जब जो दुबई में था। ये किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन के समर्थक के नाम पे जो लोग किसान आंदोलन की पीठ में छुरा घूम रहे थे, ये उनमें शामिल था। दीप सिद्धू एंड कंपनी उनके साथ था। ये लगातार नफरती प्रचार करता रहा था। ये आराम से दुबई से आया यहाँ। क्या इसके बारे में हमारी एजेंसीज को जानकारी नहीं थी? इसको आने दिया गया। उसी समय एक अमेरिकी पत्रकार अंगद सिंह है, उसको एयरपोर्ट से वापस मोड़ दिया गया क्योंकि वो अपने डेमोक्रेटिक ढंग से अपनी नौकरी कर रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, जो रिपोर्ट हमारी हुकूमत को पसंद नहीं थी। लेकिन इसको आने दिया गया।
आकर इसने एक से बढ़कर एक नफरती प्रचार किए, कभी क्रिश्चियन के विरुद्ध किए, कभी कुछ किए, लेकिन इसको कुछ नहीं किया गया, बल्कि आराम से इसको काम करने दिया गया। अब जो एक्शन किया गया वो इसलिए किया गया कि अजनाला की घटना के बाद पंजाब सरकार काफी गिर गई थी। इसमें सिर्फ पंजाब सरकार ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुझे उतनी दोषी नजर आती है, क्योंकि जो इसका आना है वो कैसे आ गया भाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसकी इंडिया में एंट्री कैसे की हुई, नहीं तो इसकी हो गई। दूसरी बात, जिस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया ना, अजनाला की घटना के बाद इसका कद बहुत कम हो गया था। यहां तक के लोग इस पे सवाल उठाने लगे थे कि तुम जो एक थाने को घेरने के लिए गुरु ग्रंथ साहब का तूने सहारा ले लिया। बहुत सारे सिख समुदाय इसके उल्ट हो गया था। यहां तक के दीप सिद्धू के परिवार वाले भी कहने लगे कि इसने धक्के से कब्जा किया हुआ था वारिस पंजाब के पर, क्योंकि उसके 2 हिस्से बन चुके हैं वारिस पंजाब के। और उसके भाई ने तो यहां तक कहा है दीप सिद्धू के ने कि उस दीप सिद्धू ने इसका अंत में इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो ये कहानी थी। तो ये एकदम आता है, एक गुट अपने साथ जोड़ता है, फिर ये मीडिया इसको पूरी पब्लिसिटी देता है, नेशनल मीडिया भी और पंजाब का स्थानीय मीडिया भी। ये मीडिया के थ्रू पैदा हुआ था। अच्छा, बाद में फिर क्या हुआ, जो पंजाब की एक बेरोजगार नौजवान थे वो उनको जोड़ता है। लेकिन जो अभी 18 तारीख की कार्रवाई है, हमें ये नहीं समझ आ रही कि आप इसको पकड़ना चाहते थे या इसका कद बढ़ाना चाहते थे। आपने 8 जिलों की पुलिस ली, ये कार्रवाई आराम से आप 50-100 पुलिस वालों को लेके उसको घर से उठा के कर सकते थे। आपने उसको, कितने दिन बीत गए अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ये बात हजम नहीं हो रही, 1 हफ्ते में उसको पेश किया जाए। तो जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं, जिस ढंग से इसको दिखा रहे हैं, कहीं वो इसका कद तो नहीं बढ़ा रहे। ये एक सवाल पंजाब में आम ही पूछा जाने लगा है इस समय। शिवनाथ साहब, यहीं पे जो अभी आपने सवाल किया वही उसी से जुड़ा हमारा भी एक सवाल था कि जो भी गतिविधियां थी, पंजाब लंबे वक्त तक आतंकवाद का शिकार रहा, खालिस्तान आंदोलन का शिकार रहा। ऐसे में एक इंसान सर उठा रहा था, वहां पर सेंट्रल एजेंसीज हो या स्टेट की एजेंसीज हो, सबकी नजर तो रहती ही होगी। तो ऐसे में इन सब के बीच एक आदमी इस कद तक आता है, जिस कद तक भी आता है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहां तक पहुंच जाता है और उसके बाद अब इसको क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके बाद भी वो फरार है। सवाल तो सब पे उठेगा। लेकिन सवाल ये है श्रीमान के वो आता है, उसके पास हथियार आ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है। अच्छा, एक बड़ी चीज जो नोट करने वाली है, वो आके जो बातें करता है वो किसका नैरेटिव सेट करता है। वो क्रिश्चियन के उल्ट बोलता है, वो धर्मांतरण का मुद्दा उठाता है। अब धर्मांतरण का मुद्दा कभी भी सिख धर्म का मुद्दा नहीं रहा। सिख धर्म की जो बेसिक फिलॉसफी है कि अपने धर्म पर कायम रहो, लेकिन यदि कोई छोड़ के जाता है तो जाने दो। बीजेपी जब 14 में सत्ता में आई थी तो कुछ लोगों ने क्रिश्चियन को दोबारा सिख बनाने की कोशिश की थी। उस समय के जो अकाल तख्त के जथेदार ने, उन्होंने मुखालफत की थी कि ये हमारे धर्म की रीत नहीं है। लेकिन जो नैरेटिव ये सेट कर रहा था, जहां इसके आने से 2 महीने पहले जो फोर्सेस अब इसको सपोर्ट कर रही है, उन्होंने मुसलमानों पे भी अटैक किया था, तरन में किया था। ये नैरेटिव तो बीजेपी का ही सेट हो रहा था। जो बीजेपी का जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो एक धर्मांतरण का मुद्दा है और है। अब प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में एक पॉलिटिकल तौर पे क्राइसिस है, बहुत बड़ा खला है जिसे बोलते हैं हम, वैक्यूम है। वो पंथक तौर पे भी वैक्यूम है, वो पॉलिटिकल तौर पे भी है। अब किसान आंदोलन ने लोगों को जगा दिया, उन्होंने उस जागृति में आम आदमी पार्टी को भी ले आए। आम आदमी पार्टी उनकी आशाओं पे पूरी नहीं उभर रही। अब जैसे इस तरह की सूरत हाल होती है ना, जो स्पेस एक बच जाती है, उसमें कई राइट विंग फोर्सेस अपना आधार बना लेती है। अब यही खतरा नजर आ रहा था। वैसे पंजाब आप देखिए, पंजाब में खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं, मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, अभी भी मैंने 2 दिन में 9 जिलों को घूम के देखा है। ये एक मीडिया के द्वारा क्रिएट की गई चीज है। पंजाब देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो किसी भी तरह का सांप्रदायिकता को कबूल नहीं करता, ना तो जहां हिंदू तब चलता है। यहां तक कि ये पंजाब खुद अपने इसी पंजाब ने एक डेमोक्रेटिक किसान आंदोलन दिखाया है, पूरे देश को दिखाया है। और यही पंजाब था जो सीए के भी खिलाफ खड़ा हुआ था। जब कश्मीर में खबरें आने लगी धारा 370 की, तो पंजाब ही एक ऐसा स्टेट था जिसने बड़ी गिनती में जो खड़ा किया है। इसका मतलब क्या है कि जो राज करने वाली बड़ी पार्टी है, उसको पंजाब का ये जो आधार है, बहुलता है, वो उसको पसंद नहीं आ रही। एक तरह की पटकथा लिखी जा रही है जो पंजाब को अलग ढंग से डिजाइन करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है।
जी। शिवेंद्र साहब, यहाँ पे एक सवाल और था कि हम ये जानना चाहते थे कि पंजाब के जो आम लोग हैं, जो आम पंजाबी हैं, उसके बीच इसकी इमेज क्या है या क्या थी? देखिए, अमृतपाल का एक पहली तो बात यह कि इसने नाम तो रख लिया वारिस पंजाब के संगठन का, कोई इसका कोई आधार नहीं था, कोई आम लोगों में नहीं था। यहां तक कि आम लोग तो इसकी मुखालफत भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ना तो ये बेसिक सिख धर्म की फिलॉसफी का इसको पता है। यहां तक कई बार तो खुद ही इसने गुरबानी का बहुत गलत उच्चारण किया, बाद में माफी भी मांगी कि हाँ, मैंने इसको जब पूछा गया शुरुआत में कि भाई तुम अपने आप को बहुत बड़ा सिख कहते हो, ये बताओ तुम्हें कितनी गुरबानी आती है, कितना पढ़ा है। ये खुद कहता है एक कुछ इंटरव्यू में, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने यूट्यूब से सुना हुआ है। लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ था, इसके पक्ष में तो कुछ है ही नहीं था। मैंने वही बताया ना कि ये मीडिया की क्रिएट की हुई जो एक व्यक्ति था। हाँ, कुछ यूथ थे बहुत कम गिनती के, जो थोड़े से दीप सिद्धू के साथ भी थे, वो उसके लिए भी अब हमारा सिस्टम एक बड़ा दोषी है। अब देखिए ना कि पंजाब में नशों का, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो हमारी गवर्नमेंट हल नहीं कर पाई, तो वो यूथ कहीं ना कहीं भटकेगा। पर वो यूथ की भी इतनी बड़ी गिनती नहीं थी जो मतलब तस्वीर पंजाब से बाहर बैठकर दिखाई जा रही है। जी, शुक्रिया शिवेंद्र साहब इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। तो पंजाब पुलिस अपना हंट लगातार जारी रखे हुई है अमृतपाल सिंह तक पहुंचने के लिए, लेकिन 4 दिन का वक्त हुआ है। देखना है कि सहयोगियों को पकड़ने में कामयाब रही पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह तक कब तक पहुंच पाती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दिल्ली आबकारी घोटाले में बीआरएस नेता के कविता से आज फिर पूछताछ हो रही है। करीब 11:30 बजे कविता आज ईडी के दफ्तर पहुंची। आज जब कविता वहां पहुंची तो उनके हाथ में कुछ मोबाइल फोन थे। उन्होंने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि एजेंसी ने नवंबर 2022 में ही खबर लीक कर दी थी कि मैंने सभी फोन नष्ट कर दिए, जबकि मुझे पूछताछ के लिए मार्च 2023 में बुलाया गया। मैंने जो फोन प्रयोग किए वो सभी आपके सामने जमा कर रही हूँ। कविता ने कहा, मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। इससे पहले कल ईडी ने कविता से दूसरी बार पूछताछ की थी। कल कविता से करीब 10 घंटे सवाल जवाब किए गए। वहीं इस मामले में खुद के महिला होने का हवाला देते हुए कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, जहां उन्होंने कहा कि ईडी उनसे दफ्तर में नहीं बल्कि उनके घर पर पूछताछ करनी चाहिए। इस मामले में ईडी ने भी कैविएट दायर की है जिस पर कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई करेगा।